नमस्कार दोस्तों। 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक यानी 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) तक फैला हुआ था। ऑपरेशन विजय इस क्षेत्र में भारतीय सैन्य कार्रवाई का कोडनाम है, जिसमें भारतीय वायु सेना और सेना के संयुक्त प्रयास शामिल थे, जिसमें LOC के साथ खाली भारतीय पदों से पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया गया था। यह संघर्ष LOC के भारतीय हिस्से में रणनीतिक स्थानों पर कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ से उत्पन्न हुआ था। प्रारंभ में पाकिस्तान ने शत्रुता के लिए स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हताहतों द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बयानों सहित सबूतों से जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी का पता चला। इसके बाद भारतीय वायु सेना के समर्थन से भारतीय सेना ने LOC के भारतीय पक्ष पर अधिकांश पदों पर पुनः कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विरोध के सामने पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर शेष सभी भारतीय चौकियों से हट गई। कारगिल युद्ध पहाड़ी इलाकों में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध का सबसे हालिया उदाहरण है, जो दोनों पक्षों के लिए पर्याप्त तार्किक चुनौतियां पेश करता है। विशेष रूप से यह परमाणुशस्त्र राज्यों के बीच पारंपरिक युद्ध की केवल 2 घटनाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा चीन सोवियत सीमा संघर्ष है। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जबकि पाकिस्तान ने समान समय सीमा से गुप्त रूप से अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने के बाद भारत के परीक्षणों की दूसरी श्रृंखला के केवल 2 सप्ताह बाद 1998 में अपना पहला ज्ञात परीक्षण किया था। यह ऐतिहासिक संघर्ष विवादित क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जटिलताओं और जोखिमों को रेखांकित करता है, खासकर जब इसमें परमाणु क्षमता रखने वाले देश शामिल हों। 1947 में भारत के विभाजन से पहले कारगिल लद्दाख की एक तहसील के रूप में कार्य करता था, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी विरल आबादी और दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों से अलग अलग घाटियों में रहने वाले विविध भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों की विशेषता है। 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध लद्दाख जिले को विभाजित करने वाली नियंत्रण रेखा के साथ समाप्त हुआ और स्कर्दू तहसील पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, अब गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों को उस सीमा से संबंधित सशस्त्र संघर्ष से बचने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। श्रीनगर से 205 किलोमीटर यानी 127 मील दूर स्थित कारगिल शहर नियंत्रण रेखा के पार उत्तरी क्षेत्रों का सामना करता है। कारगिल एक महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है, जिसमें ठंडी गर्मियां और लंबी ठंडी सर्दियां होती हैं, जहां तापमान -48 डिग्री सेल्सियस यानी -54 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कारगिल से होकर गुजरता है। घुसपैठ और लड़ाई में शामिल क्षेत्र श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क की तरफ 160 किलोमीटर यानी 100 मील की दूरी तक फैला हुआ है। इन चोटियों पर सैन्य चौकियां अक्सर लगभग 5000 मीटर यानी 16000 फीट ऊंची और कभी-कभी 5485 मीटर यानी 17995 फीट तक ऊंची ने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्रिम पंक्ति के निकट आबादी वाले क्षेत्रों में मुश्कोह घाटी, कारगिल के दक्षिण पश्चिम में द्रास शहर, बटालिक सेक्टर और कारगिल के उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्र शामिल थे। कारगिल अपने भूभाग के कारण एक रणनीतिक लक्ष्य था, जिससे खाली सैन्य ठिकानों पर पहले से कब्जा करना आसान हो गया था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं और चोटियों के ऊपर अच्छी तरह से तैयार रक्षात्मक चौकियों के साथ ऊंची भूमि एक किले के समान लाभ प्रदान करती है। उच्च ऊंचाई और ठंडे तापमान पर पर्वतीय युद्ध ने ऐसे पदों से रक्षकों को हटाना चुनौतीपूर्ण बना दिया। कारगिल पाकिस्तान नियंत्रित शहर स्कर्दू से सिर्फ 173 किलोमीटर यानी 107 मील दूर स्थित है, जो पाकिस्तानी लड़ाकों को रसद और तोपखाने सहायता प्रदान करने में सक्षम है। कारगिल और स्कर्दू के बीच 1949 से विद्यमान एक सड़क ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष हुआ। 1980 के दशक में सैन्य चौकियों पर झड़पें होती थीं। 1990 के दशक में कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, कुछ पाकिस्तान द्वारा समर्थित, और 1998 में परमाणु परीक्षणों ने तनाव बढ़ा दिया। फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा का उद्देश्य कश्मीर संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से संबोधित करना था। 1998 से 1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के तत्वों ने ऑपरेशन बद्र के तहत कथित तौर पर कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध को तोड़ने के उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में सेना भेजी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यह भारत को व्यापक कश्मीर विवाद पर बातचीत करने और मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए मजबूर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने पुष्टि की कि मुजाहिदीन नहीं बल्कि नियमित पाकिस्तानी सेना के सैनिक शामिल थे। अटकलें सियाचिन ग्लेशियर में भारत के 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के लिए प्रतिशोध का सुझाव देती हैं। भारत के सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक और विद्वानों ने कहा कि साजोसामान मार्गों सहित योजना पहले ही शुरू हो चुकी थी। सेना ने 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तानी नेताओं को इसी तरह की घुसपैठ का प्रस्ताव दिया था, लेकिन संपूर्ण युद्ध से बचने के लिए योजनाओं को स्थगित कर दिया गया था। विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 1998 में परवेज मुशर्रफ के सेना प्रमुख बनने के बाद हमले का खाका फिर से सक्रिय हो गया था। संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता का दावा करते हुए कहा कि मुशर्रफ सहित केवल कुछ जनरलों को ही जानकारी थी। मुशर्रफ ने पलटवार करते हुए कहा कि 20 फरवरी को वाजपेयी की लाहौर यात्रा से 15 दिन पहले शरीफ को जानकारी दी गई थी। 7 जुलाई को भारतीय सेना ने बटालिक में जुबार हाइट्स पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इसके बाद 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेनाएं इस क्षेत्र से हट गईं, जिससे भारत को बटालिक में प्रमुख शिखर बिंदुओं पर पुनः कब्जा करने की अनुमति मिल गई। 14 जुलाई तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तों को रेखांकित करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसे भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी अनियमित और नियमित बलों की पूर्ण वापसी की घोषणा के साथ चिह्नित किया गया। संघर्ष 3 महत्वपूर्ण चरणों में सामने आया। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय नियंत्रित हिस्से में सेना की घुसपैठ की, रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया और NH-1 को तोपखाने की सीमा के भीतर ला दिया। इसके बाद के चरण में भारत द्वारा घुसपैठ का पता लगाना शामिल था, जिससे प्रतिक्रिया में सेनाएं जुटाई गईं। अंतिम चरण में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बड़ी लड़ाई देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेनाओं के कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः कब्जा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद LOC के पार पाकिस्तानी सेना की वापसी हुई। पाकिस्तान द्वारा कब्जा। फरवरी 1999 में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा LOC के भारतीय पक्ष पर कुछ चौकियों पर कब्जा करने के लिए सेना तैनात की। इसमें विशिष्ट विशेष सेवा समूह के सैनिक और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 4 से 7 बटालियनें शामिल थीं, जो एक अर्धसैनिक रेजिमेंट थी जो उस समय नियमित पाकिस्तानी सेना का हिस्सा नहीं थी। भारतीय नियंत्रित क्षेत्र में 132 सुविधाजनक बिंदुओं पर गुप्त और प्रत्यक्ष अड्डे स्थापित किए गए थे। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि इन पाकिस्तानी सेनाओं को कश्मीरी गुरिल्लाओं और अफगान भाड़े के सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। जनरल वेद मलिक ने कहा कि अधिकांश घुसपैठ अप्रैल में हुई। पाकिस्तानी घुसपैठ विभिन्न स्थानों पर हुई, जिनमें निचली मुश्को घाटी की ऊंचाई, द्रास में मारपोला रिजलाइन के साथ, कारगिल के पास काक्सर में, सिंधु नदी के पूर्व में बटालिक सेक्टर में, चोरबतला सेक्टर के ऊपर की ऊंचाई पर शामिल हैं। LOC उत्तर की ओर मुड़ती है और सियाचिन क्षेत्र के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर में। पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ किए गए कुछ क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल की कमी के साथ साथ कवर प्रदान करने वाली भारी तोपखाने की आग के कारण शुरुआत में घुसपैठ का पता नहीं चल पाया। मई के दूसरे सप्ताह में खुलासा तब हुआ जब कैप्टन सौरभ कालिया की गश्ती टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बटालिक सेक्टर में घुसपैठियों का सामना किया। शुरुआत में यह मानते हुए कि घुसपैठिए जिहादी थे,
भारतीय सेना को बाद में हमले के पैमाने का एहसास हुआ, क्योंकि एलओसी पर 130 से 200 वर्ग किमी के क्षेत्र में अधिक घुसपैठ का पता चला था। जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण मुख्य रूप से ब्रिगेड या बटालियन स्तर पर 2 लाख सैनिक जुटाए गए। अर्धसैनिक बलों और हवाई सहायता सहित लगभग 30,000 भारतीय सैनिकों ने लगभग 5,000 घुसपैठियों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जिसमें 1,800 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी गई। भारतीय वायुसेना के पास हवाई प्रभुत्व था, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए रणनीतियों को संशोधित करना, जबकि मिराज 2000 बेड़े को छोड़कर खराब मौसम की स्थिति और सीमाओं ने रुक कर संचालन को प्रभावित किया, जिसने 30 मई को परिचालन शुरू किया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार में आपूर्ति मार्गों को बाधित करने के लिए कराची पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाकिस्तानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की रणनीति बनाई। उत्तरी अरब सागर में अपने पश्चिमी और पूर्वी बेड़े के साथ मिलकर उन्होंने जोरदार गश्त शुरू की, जिससे पाकिस्तान के समुद्री व्यापार को खतरे में डाल दिया गया। इस रणनीति ने समुद्र आधारित तेल और व्यापार पर पाकिस्तान की निर्भरता को लक्षित किया। बाद में खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्ण पैमाने पर युद्ध की स्थिति में केवल 6 दिनों के ईंधन भंडार की बात स्वीकार की। कश्मीर क्षेत्र में ऊंचाई पर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका है, यहाँ तक कि श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 जैसी प्रमुख सड़कें भी 2 लेन तक सीमित हैं। चुनौतीपूर्ण परिदृश्य संकरी सड़कों के साथ मिलकर यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। उच्च ऊंचाई विमान भार वहन क्षमता को प्रभावित करने वाली NH1 को नियंत्रित करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है, विशेष रूप से पाकिस्तानी गोलाबारी के तहत खंड 130 से अधिक गुप्त निगरानी चौकियों से पाकिस्तानी सेना के पास NH1 पर अप्रत्यक्ष तोपखाने से गोलाबारी करने की स्पष्ट दृष्टि थी, जिससे भारतीयों को काफी नुकसान हुआ। इसने भारतीय सेना के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की, क्योंकि NH1 प्राथमिक रसद और आपूर्ति मार्ग के रूप में कार्य करता था। इस मुख्य सड़क पर पाकिस्तानी गोलाबारी ने लेह से कटने की चिंता बढ़ा दी। हालांकि लेह के लिए एक वैकल्पिक और लंबा मार्ग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से मौजूद था, जिसे लेह मनाली राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। छोटे हथियारों, ग्रेनेड लॉन्चर, मोर्टार, तोपखाने और विमान भेदी बंदूकों से लैस घुसपैठियों ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, प्रगति में बाधा डालने के लिए भारी खनन किया। पाकिस्तान ने टोह लेने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए मानवरहित हवाई वाहनों और ANTPQ-36 फायर फाइंडर राडार का उपयोग किया। प्रारंभिक भारतीय प्रयास NH1 विशेषकर कारगिल शहर के पास की पहाड़ियों को नियंत्रित करने पर केंद्रित थे। घुसपैठ की लगभग हर पोस्ट पर दोबारा कब्जा करने से न केवल क्षेत्रीय लाभ बढ़ा, बल्कि राजमार्ग भी सुरक्षित हो गया। इस मार्ग की रक्षा करना और आगे की चौकियों को पुनः प्राप्त करना पूरे संघर्ष के दौरान निरंतर उद्देश्य बना रहा। भारतीय सेना ने NH1 के तत्काल आसपास की चोटियों पर कब्जा करने को प्राथमिकता दी। श्रीनगर लेह मार्ग पर हावी होने वाले द्रास में टाइगर हिल और टोलोलिंग परिसर को निशाना बनाने के साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद ध्यान बटालिकटोक उपक्षेत्र पर स्थानांतरित हो गया, जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच प्रदान करता है। .4590 और .5353 जैसी चोटियां पाकिस्तानी रक्षात्मक सैनिकों के लिए रणनीतिक महत्व रखती थीं, जबकि .4590 NH1 का दृश्य प्रस्तुत करता है। .5353 द्रास सेक्टर में सबसे ऊंची विशेषता होने के कारण पाकिस्तानी सैनिकों को NH1 का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। 14 जून को .4590 पर पुनः कब्जा महत्वपूर्ण था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना की सबसे अधिक हताहत हुई थी। संघर्ष के दौरान जून के मध्य तक राजमार्ग के पास की अधिकांश चौकियां साफ कर दी गईं, लेकिन द्रास के पास छिटपुट गोलाबारी युद्ध की समाप्ति तक जारी रही। एक बार जब भारत ने NH1 पर स्थित पहाड़ियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो ध्यान हमलावर सेना को नियंत्रण रेखा LOC के पार वापस भेजने पर केंद्रित हो गया। अन्य हमलों के बीच टोलोलिंग की लड़ाई ने धीरे धीरे लड़ाई को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। टोलोलिंग में पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में लड़ाकों से समर्थन मिला। टाइगर हिल .5140 सहित कुछ चौकियों पर जमकर विरोध हुआ और बाद में युद्ध में गिर गए। टाइगर हिल में पाकिस्तानी सैनिक जमा हुए थे,
जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। अंतिम हमले के बाद, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक और 5 भारतीय सैनिक मारे गए, टाइगर हिल अंततः गिर गया। पहले अज्ञात चोटियों पर हमलों में तीव्र हाथ से हाथ की लड़ाई शामिल थी। ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू होने के साथ लाइन फिजन पोस्टों पर घुसपैठियों को हटाने के लिए लगभग 250 तोपें तैनात की गईं। बोफोर्स FH-77B फील्ड होवित्जर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारतीय बंदूकधारियों ने इलाके के लाभ को अधिकतम किया। हालांकि स्थान की कमी के कारण इसकी सफलता अन्यत्र सीमित थी। भारतीय वायुसेना ने 25 मई को ऑपरेशन सफेद सागर में जमीनी सैनिकों के साथ संयुक्त रूप से चुनौतीपूर्ण इलाके में हवाई हमले किए। प्रारंभिक प्रभावशीलता सीमित थी और नुकसान में एक MiG-27 और एक MiG-21 शामिल थे। एक भारतीय MI हेलीकॉप्टर स्टिंगर सैम्स के हाथों खो गया। फ्रांस निर्मित मिराज 2000H विमान ने अच्छी तरह से मजबूत पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेजर निर्देशित बम गिराए। उन क्षेत्रों में जहां पाकिस्तानी चौकियां दृश्य सीमा से परे थीं, न तो तोपखाने और न ही वायु शक्ति उन्हें हटा सकती थी। भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रत्यक्ष जमीनी हमले धीमे थे, जिससे 5500 मीटर तक ऊंची चोटियों पर भारी क्षति हुई। आत्मघाती दिन की गतिविधियों से बचने के लिए अंधेरे की आड़ में हमले किए गए, जिससे ठंड का खतरा बढ़ गया। हवा की ठंडक को ध्यान में रखते हुए तापमान अक्सर पहाड़ की चोटियों के पास -15 से -11 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सैन्य रणनीति विशेष रूप से घेराबंदी करने के लिए विरोधी बल के आपूर्ति मार्ग की नाकाबंदी का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इस तरह के कदम में भारतीय सैनिकों को LOC पार करना और पाकिस्तानी धरती पर हवाई हमले शुरू करना शामिल होगा। एक युद्धाभ्यास भारत युद्ध के विस्तार और कम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बारे में चिंताओं के कारण करने के लिए तैयार नहीं था। संघर्ष के 2 महीने बाद भारतीय सैनिकों ने धीरे धीरे अधिकांश अतिक्रमित चोटियों पर कब्जा कर लिया था। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार घुसपैठ वाले क्षेत्र का लगभग 75 से 80% और लगभग सभी ऊंचे क्षेत्र वापस भारतीय नियंत्रण में थे। सशस्त्र संघर्ष छिड़ने के बाद पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए अमेरिकी सहायता मांगी। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सहयोगी ब्रूस रिडेल ने खुलासा किया कि अमेरिकी खुफिया ने कारगिल शत्रुता बढ़ने की चिंताओं के कारण आगे की ओर परमाणु हथियारों की पाकिस्तानी गतिविधियों का पता लगाया था। हालांकि राष्ट्रपति क्लिंटन ने तब तक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया जब तक कि पाकिस्तान ने LOC के भारतीय पक्ष से सभी सेनाएं वापस नहीं ले लीं। 4 जुलाई 1999 को वाशिंगटन समझौते में शरीफ पाकिस्तानी सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए, जिससे अधिकांश लड़ाई धीरे धीरे रुक गई। इसके बावजूद कुछ पाकिस्तानी सेनाएं LOC के भारतीय हिस्से में बनी रहीं। चरमपंथी समूहों की छत्रछाया यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने लड़ाई जारी रखने का विकल्प चुनते हुए पाकिस्तान की तनाव कम करने की योजना को खारिज कर दिया। जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर में लगातार IAF हमलों के साथ समन्वित अंतिम हमले शुरू किए। पाकिस्तानी सेना के द्रास उपक्षेत्र को साफ करने के बाद 26 जुलाई को लड़ाई बंद हो गई, जिसे अब भारत में कारगिल विजय दिवस रूप में मनाया जाता है। सैन्य पराजय, राजनयिक अलगाव, आर्थिक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करते हुए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से पर बचे हुए क्षेत्रों से चेहरा बचाने के लिए वापसी पर बातचीत की। इस कदम का उद्देश्य शिमला समझौते के तहत जुलाई 1972 में स्थापित LOC की पवित्रता को बहाल करना था। संघर्ष शुरू करने के लिए पाकिस्तान को विभिन्न देशों से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके अर्धसैनिक बलों और विद्रोहियों ने नियंत्रण रेखा LOC पार कर ली थी। पाकिस्तान की प्रारंभिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया, संलिप्तता से इंकार करने और घुसपैठ के लिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों को जिम्मेदार ठहराने के बावजूद यह सफल नहीं रहा। विश्लेषकों ने बताया कि लड़ाई उच्च ऊंचाई पर हुई थी, जिसमें अनुभवी सैनिकों की आवश्यकता थी, जिससे खराब हथियारों से लैस स्वतंत्रता सेनानियों की विश्वसनीयता को चुनौती मिली। क्षेत्र को जब्त करें और उसकी रक्षा करें। LOC की विवादित प्रकृति के कारण घुसपैठ के बचाव सहित पाकिस्तान के विरोधाभासी बयानों ने उसकी भूमिका की और पुष्टि की। जैसे ही भारतीय जवाबी हमले तेज हुए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से समर्थन मांगा। हालांकि क्लिंटन ने शरीफ को फटकार लगाई और उनसे आतंकवादियों पर लगाम लगाने और भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लेने का आग्रह किया। क्लिंटन ने बाद में शरीफ के कार्यों पर भ्रम व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल करने पर द्विपक्षीय वार्ता को कमजोर कर दिया था। क्लिंटन ने LOC पार न करने और संघर्ष को न बढ़ाने के लिए भारत के संयम की सराहना की। G8 देशों ने भारत का समर्थन किया और कोलोन शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के LOC उल्लंघन की निंदा की। यूरोपीय संघ ने भी पाकिस्तान की कार्रवाइयों का विरोध किया, जबकि पारंपरिक सहयोगी चीन ने संघर्ष पूर्व स्थिति में वापसी और सीमा मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। आसियान क्षेत्रीय मंच और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने LOC की हिंसा पर भारत की स्थिति का समर्थन किया। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण शरीफ ने शेष सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से वापस बुला लिया।
क्लिंटन और शरीफ द्वारा जारी संयुक्त बयान में एलओसी का सम्मान करने और विवादों को सुलझाने के लिए इष्टतम मंच के रूप में द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया गया।